नमस्ते बच्चों, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में, जहाँ हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 10, जो कि है आधारभूत लोकतंत्र। आज के इस भाग 2 के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार सरकार कुछ स्तर में डिवाइडेड होती है या फिर विभाजित होती है। तो सरकार के कुल 3 स्तर है। हम आज उस 3 स्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी सरकार की बच्चों, तो कोई भी सरकार हो वो 2 या 3 हिस्सों में विभाजित होती है। तो कोई भी सरकार 2 स्तरों पर काम करती है। कौन कौन से स्तर? सबसे पहला स्थानीय और दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। तो बच्चों ये कम से कम यहाँ पर माना गया है कि कम से कम कोई भी सरकार 2 भागों में विभाजित होती है या फिर 2 स्तर में विभाजित होती है, जहां पर पहला वो स्थानीय स्तर पर कार्य करती है, दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि कोई गांव की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना। तो किसी भी गांव की या स्थानीय स्तर पर किसी समस्या को सुलझाने का स्तर होता है स्थानीय स्तर। अब किसी देश की कोई समस्या है तो राष्ट्रीय लेवल की समस्या को कौन हैंडल करेगा? राष्ट्रीय स्तर की सरकार हैंडल करेगी, जिसको हम भारत के अंदर केंद्र सरकार बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पर कई सारे देशों के अंदर क्या होता है, सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। कौन कौन से 3 स्तर है? पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य या फिर प्रादेशिक स्तर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। यहाँ पर जो स्थानीय समस्या होगी उसका समाधान होगा। दूसरे लेवल पर किसी राज्य का या फिर प्रदेश का अगर कोई प्रॉब्लम होगा या फिर उसको समस्या होगी, तो यहाँ पर राज्य की जो सरकार होगी या राज्य स्तर पर जो सरकार कार्य करती है वो इस समस्या का हल करेगी। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। तो यहाँ पर किसी देश की कोई या फिर कई सारे शहर और राज्य प्रभावित हुए हैं, तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा? राष्ट्रीय स्तर की सरकार उस समस्या का समाधान करेगी। तो इसी तरीके से सरकार जो है वो 3 हिस्सों में या फिर 3 स्तर में बटी हुई है। प्रत्येक स्तर पर भिन्न विषयों पर कार्य होता है। जैसा कि हमने बात की थी स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। स्थानीय सरकार क्या करती है? नगर और ग्राम स्तर पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान करती है। दूसरा है राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करती है? राज्य स्तर पर जो समस्याएं होती है उनका समाधान करती है, याद रखिएगा। तीसरा है केंद्र सरकार, जो कि सबसे ऊपर आती है। हमारे पूरे एक देश की जो सबसे बड़ी सरकार होती है, स्तर होता है, वो है केंद्र स्तर या फिर केंद्र सरकार। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? राष्ट्र स्तर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है। इसको हम संघ सरकार भी बोल सकते हैं, केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं, जो कि पूरे राष्ट्र या फिर देश की जो समस्याएं हैं उनको हल करती है। तो ये हो गए सरकार के 3 स्तर। ठीक वैसे ही बच्चों, हमें कोई भी समस्या होती है तो उसके भी 3 स्तर होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, कोई लट्टू है, वो जल रहा था फिर बुझ गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि लाइट है या फिर नहीं है, और अगर लाइट नहीं है तो हम बिजली विभाग में कॉल करेंगे और पूछेंगे कि लाइट क्यों काटी गई है। तो इसी तरीके से किसी भी समस्या को निपटाने के भी स्तर होते हैं। क्या होते हैं? स्तर होते हैं। दूसरा उदाहरण अगर हम ले लें, कोई इंसान, किसी का पेट दर्द हो रहा है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर जांच करेगा और बताएगा कि ये बीमारी है। फिर उसका हल करने के लिए, इलाज करने के लिए इंसान दवाई लेता है। तो हर समस्या के क्या होते हैं? स्तर होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या किया जा सकता है? उस समस्या को हल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे भारत की सरकार की, कि कैसे भारत के सरकार के 3 स्तर हैं। जब हमने बात की कुछ सरकारें 2 स्तर में डिवाइडेड होती है, विभाजित होती है, और कुछ सरकारें 3 स्तर में विभाजित होती है, तो हमारी भारत की सरकार जो है बच्चों, वो भी 3 स्तर में डिवाइडेड है। और मुझे लगता है या फिर सबका यही मानना है कि 3 स्तर पर सरकार जब कार्य करती है तो और भी ज्यादा सुचारू रूप से कार्य होता है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे निचले लेवल पे क्या है? स्थानीय सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार। स्थानीय सरकार क्या करती है? नगर और गांव के स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करती है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार समाधान करेगी, किसी भी राज्य की क्या समस्याएं हैं या फिर क्या मुसीबतें वो फेस कर रहे हैं, वो सब राज्य सरकार हल करेगी। तीसरा है राष्ट्र स्तर पर, किसी भी देश की जो समस्या है, कोई एक ऐसा मुद्दा जो कि राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको केंद्र सरकार हल करेगी। जैसे कि सुरक्षा आदि की जो समस्याएं हैं उनको केंद्र सरकार देखती है। जैसे कि हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है, वो भी कौन सुनिश्चित करती है? केंद्र सरकार। हमारे बॉर्डर पर अगर कोई भी मुसीबत आ जाती है या फिर कुछ
आपराधिक या फिर गैर कानूनी कार्य होते हैं तो उसका सुनिश्चित या फिर उसके बारे में कौन तय करता है? केंद्र सरकार बात करती है उसके बारे में और उस समस्या का समाधान भी करती है। तो ये क्या हो गए? हमारी भारत सरकार के 3 स्तर हो गए। अब अगर उदाहरण की बात करें बच्चों, हम वन बाय वन तीनों स्तर के उदाहरणों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बाढ़ का उदाहरण ले रहे हैं, जो कि क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तो अगर बहुत गंभीर नहीं है बाढ़, तो क्या होगा? स्थानीय प्राधिकारी या फिर स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, वो सब इस समस्या का हल करेंगे कि कैसे लोगों को बचाना है या फिर उनको राहत पहुंचानी है। दूसरा है, कई शहर और कई सारे गांव शामिल है अगर इसमें, तो राज्य सरकार का मुद्दा बन जाता है ये। तीसरा, भीषण बाढ़ से विशाल क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं, कई सारे क्षेत्र, कोई राज्य, जिले आदि प्रभावित हो गए, तो फिर ये केंद्र सरकार का मुद्दा बन जाता है और केंद्र सरकार उस समस्या से निपटने के लिए उनकी सहायता करती है और कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर नियम लागू करती है। और इन तीनों, यहाँ पर जो तीनों कंडीशन है, एक तो है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। इन तीनों स्तर पे राहत सामग्री कौन पहुंचाएगा? खाना, पानी आदि कौन पहुंचाएगा? सेना पहुंचाएगी। कोई भी मेडिकल चीजें जरूरत पड़ रही है तो वो सब सेना पहुंचाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर तीनों स्टेज की जो सरकारें हैं वो अपने अपने लेवल पर कार्य करती है। बच्चों ध्यान रखना कि हमारी कई सारी संस्थाएं जो है भारतीय सरकार की, उसके जो आदर्श वाक्य हैं वो ग्रंथों से इंस्पायर्ड है या फिर ग्रंथों से प्रेरित हुए हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में या फिर अध्याय में बात की थी कि हमारा भारतीय साहित्य जो कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और विश्व का जितना भी साहित्य है उसमें भी नंबर 1 पर आता है। तो हमारी कई सारी संस्थाओं के जो आदर्श वाक्य है वो हमारे ग्रंथों से लिए गए हैं, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथ है। उदाहरण के लिए हम पहला आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते की बात करेंगे। सत्यमेव जयते किसका आदर्श वाक्य है? भारत सरकार का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या है? केवल सत्य की ही विजय हो सकती है। तो भारत सरकार का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका ये मानना है कि सिर्फ सच्चाई की ही विजय होती है या फिर सत्य ही हमेशा जीतता है। दूसरा, अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें तो ये है यतो धर्मस्ततो जय। किसका आदर्श वाक्य है? सर्वोच्च न्यायालय का। और इस आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है बच्चों? जहां धर्म है वहां विजय है। तो जहां धर्म का, यहाँ पर बच्चों रिलीजन या फिर हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म का मतलब है हम जो कार्य करते हैं उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। हमारी जो ड्यूटी है, कर्म है हमारा, उसके बारे में बात की गई है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारतीय साहित्य है वो सत्य पर, धर्म और कर्म पर ज्यादा जोर देता है। जैसा कि हमने महाभारत की बात की थी, तो महाभारत के अंदर कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और धर्म और कर्म के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों हमारे जो साहित्य है, भारत का पौराणिक साहित्य है, उसके अंदर धर्म, कर्म आदि की बहुत ही ज्यादा मूल्य है उसका। तो इसीलिए हमारी सरकार ने भी ऐसे आदर्श वाक्य चुने हैं जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित होकर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार के 3 अंगों का मुख्य कार्य। 3 अंग कौन से बच्चों? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो तीनों अंग है इनके कौन कौन से मुख्य कार्य है? सभी कार्य तो अब हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप छठी क्लास के अंदर है, तो उसके अनुसार ही हम ऊंचे लेवल पर यानी कि मोटा मोटे जो जो इनके कार्य है उनकी बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायपालिका की। न्यायपालिका क्या करती है? किसी ने अगर कोई गुनाह किया है या फिर नियम तोड़ा है तो उसको क्या दंड देना चाहिए ये सुनिश्चित करती है। तो अगर अखिल भारत पर अगर हम देखें, यानी कि पूरे भारत के स्तर पर देखा जाए, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। ऐसी कोई भी समस्या जो कि राष्ट्रीय स्तर पर समस्या हो, वो क्या, किसके द्वारा हल की जाएगी या फिर किसके द्वारा उसका निर्णय लिया जाएगा? वो लिया जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय या फिर हाईकोर्ट भी कह सकते हैं हम इसको। उच्च न्यायालय यहाँ पर न्याय करता है जो भी राज्य की समस्याएं होती है उसका। और पूरे भारत की या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उसका हल कौन करता है या फिर उसके निर्णय कौन लेता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका क्या करती है बच्चों? कानून बनाती है। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर
विधायिका के क्या कार्य है? इसके दो सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कानूनों का निर्माण होता है उनका निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? दो सदन, जो कि है लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा, हम अगर विधायिका के राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर कौन कार्य करता है? तो राज्य स्तर का एक विधानमंडल अथवा विधानसभा जो है वो अधिकांशतः सारे कानून या फिर नियम बनाते हैं। अब बच्चों, जितने भी राज्य हैं उनमें विधानसभा तो होगी ही, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी है जिनके अंदर विधान परिषद भी है। तो अधिकांश राज्यों में विधानसभा होती है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। तो जरूरी नहीं है हर राज्य के अंदर विधान परिषद हो, लेकिन विधानसभा तो होती ही है और विधानसभा जरूरी भी है। लेकिन विधान परिषद जो है बच्चों, वो सिर्फ कुछ एक राज्यों में होती है। याद रखिएगा, ये विधायिका के कार्य हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का या कानूनों का निर्माण कौन करती है? लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो विधानमंडल या फिर विधानसभा कार्य करती है। तीसरा, हम बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। तो बच्चों, अगर हम संघ सरकार के लेवल की बात करें या फिर हम बात करें कि कार्यपालिका में इस स्तर पर कौन कार्य करता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत के राष्ट्रपति, जो कि औपचारिक प्रमुख है किसके? तीनों सेनाओं के। कौन कौन सी? थल, जल और नौसेना जो है उसकी। तो औपचारिक प्रमुख है राष्ट्रपति, जो कि इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं और इनके द्वारा ये तीनों सेनाएं संचालित की जाती है। दूसरा, यहाँ पर हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? औपचारिक प्रमुख है। इनका ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है राज्य और केंद्र सरकार में, लेकिन राष्ट्रपति के पास फिर भी कुछ विशेष शक्तियां होती है, जिसकी हम आगे यहाँ बात करेंगे। राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य सरकार में क्या कार्य किए जाते हैं या फिर किसके द्वारा किए जाते हैं? पहला है राज्यपाल, जो कि औपचारिक प्रधान होता है, उसके द्वारा कार्यपालिका संचालित की जाती है राज्य स्तर पर। दूसरा है मुख्यमंत्री, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं सरकार में, लेकिन इनका जो प्रमुख होता है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। याद रखिएगा। तो आगे हम बात करेंगे कि कार्यपालिका के कार्य और दायित्व क्या क्या है। वो तो हो गई कि उसके प्रमुख कौन है, यहाँ हम बात करेंगे इसके दायित्व की और कार्य की कि क्या क्या कार्य किए जाते हैं। संघ सरकार की या फिर केंद्र सरकार की बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहला मुद्दा है रक्षा। रक्षा से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर कौन हैंडल करता है या फिर उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी नरेंद्र मोदी है, उनके अंडर ये सारी चीजें आती है। दूसरा है विदेशी मामले। तीसरा, परमाणु ऊर्जा। जितने भी परमाणु से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सब किसके अंडर आते हैं? कार्यपालिका के अंडर आते हैं। तीसरा है संचार। संचार तकनीक जो है बच्चों, राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार के स्तर पर कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। चौथा है मुद्रा। मुद्रा से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे वो भी कौन लेगा? कार्यपालिका। लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री द्वारा ये सारे फैसले लिए जाएंगे या फिर प्रधानमंत्री इन सब के प्रमुख है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय वाणिज्य और उसके बाद शिक्षा। पूरे देश में शिक्षा की जो नीतियां हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन, राष्ट्रीय नीतियां जो है बच्चों उनका प्रतिपादन भी कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री के अंडर आती है ये सारी चीजें। फिर आगे अगर हम बात करें राज्य सरकार की या राज्य स्तर की हम बात करें तो भी कार्यपालिका के कुछ दायित्व हैं, कुछ कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला है पुलिस कानून व्यवस्था। तो पुलिस और कानून की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार के अंडर आती है। राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना। जो भी केंद्र सरकार द्वारा कार्य किए गए नियम बनाए गए हैं बच्चों, उनकी अनुपालना या फिर उनको अपनाना और लागू करना किसका कार्य है? राज्य स्तर पर जो मंत्री होता है उसका कार्य है, मुख्यमंत्री का कार्य है राज्य का। फिर जन स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य और उसके बारे में जितने निर्णय लिए जाते हैं
वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। शिक्षा से रिलेटेड जो भी राज्य स्तरीय समस्या है या फिर राज्य स्तर पर शिक्षा के जितने भी मुद्दे हैं वो भी मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाते हैं या फिर उसके अंडर ये फैसले लिए जाते हैं। कृषि, सिंचाई और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार भी जो है बच्चों, जो कि सरकार का सबसे निचला स्तर है, स्थानीय स्तर, तो ये सारे मुद्दे भी किसके अंडर आते हैं? मुख्यमंत्री के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री क्या है? कार्यपालिका का हेड है या फिर प्रमुख है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बच्चों दो टर्म्स की, जिसमें सबसे पहला है सदन। सदन क्या होता है बच्चों? एक सभा जहां कानूनों पर चर्चा की जाती है और उन्हें पारित किया जाता है। तो बच्चों जितने भी कानून और नियम बनाए जाते हैं, ऐसे ही कोई हवा में तो कोई कानून नहीं बना देता। उस कानून के बारे में सोचा जाता है, फिर सोचा जाता है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए क्या दंड होगा, या फिर ये कानून लोगों के हित में है या फिर नहीं है। तो इतनी सारी चीजें सोच समझ के फिर कोई कानून पारित किया जाता है। तो वो कहाँ किया जाता है? सदन के अंदर किया जाता है। वहीं अगर कोई कानून में हमें सरकार को बदलाव लेके आना है या फिर किसी कानून को निरस्त करना है जो कि लोगों के हित में नहीं है, तो वो सारे कार्य सदन के अंडर अंडर होते हैं या फिर इसके अंदर होते हैं। तो सदन क्या हो गई? एक ऐसी सभा जहां पर कानूनों पर चर्चा की जाती है या उन्हें पारित किया जाता है। एक सभा होती है जो उन कानूनों पर विचार विमर्श करती है, चर्चा करती है, फिर उस कानून को पारित किया जाता है और फिर लोगों को उस कानून को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा है औपचारिक। बच्चों हमने बात की थी औपचारिक प्रमुख संघ सरकार का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वहीं राज्य सरकार का कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो वहां बच्चों औपचारिक से क्या मतलब था? याद रखिएगा, औपचारिक से मतलब है हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते हैं। हमने कार्यपालिका के प्रमुख की बात की थी। औपचारिक रूप से कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रपति, और राज्य स्तर पर राज्यपाल। लेकिन ये कार्यपालिका के प्रमुख नहीं होते हैं। फिर कौन होते हैं प्रमुख? राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसके अंदर उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और वे सामान्यतः केंद्र या फिर राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी मुद्दे हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये सारे क्या हो गए? यहाँ पर हमने समझा कि औपचारिक टर्म का क्या मतलब है। तो औपचारिक से मतलब है कि ये प्रमुख नहीं है, लेकिन इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। प्रमुख कौन है? राष्ट्रीय स्तर पर कौन है? प्रधानमंत्री, और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री प्रधान है। तो यहाँ पर बच्चों सदन और औपचारिक इन दोनों शब्दों का मतलब आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हमने इस पाठ में क्या जाना कि किस प्रकार से सरकार के 3 स्तर होते हैं और उन तीनों स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है। फिर हमने जाना कि सरकार के जितने तीनों अंग हैं वो तीनों स्तर पर कैसे कार्य करते हैं या फिर क्या उनके दायित्व है और क्या क्या उनके अंडर कार्य आते हैं। फिर हमने जाना सदन के बारे में, एक ऐसी सभा जहां पर कानूनों के बारे में विचार विमर्श और चर्चा होती है, फिर किसी कानून को पारित किया जाता है। फिर हमने समझा औपचारिक का मतलब कि औपचारिक प्रमुख क्या होते हैं और वास्तविक में कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं। अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है भारतीय सरकार के कितने स्तर है? हमारी जो भारत की सरकार है बच्चों वो कितने स्तर पर कार्य करती है? विकल्प एक है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों हमारी जो भारत की सरकार है वो 3 स्तर पर कार्य करती है। कितने? 3 स्तर। कौन कौन से? स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार होती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार कहलाती है। तो इसी तरह से हमारी भारतीय सरकार जो है वो 3 स्तर पर कार्य करती है। फिर भारतीय संस्थाओं के आदर्श वाक्य कहाँ से प्रेरित हुए हैं? हमने 2 आदर्श वाक्यों की बात की थी खासकर, जैसे कि सत्यमेव जयते। तो ये जो आदर्श वाक्य है वो कहाँ से प्रेरित हुई है सरकार, इन आदर्श वाक्यों को कहाँ से लिया गया है?
विकल्प 1 है प्राचीन ग्रंथों से, दूसरा है दृष्टांतों से, तीसरा है पंचतंत्र से और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों ये जो आदर्श वाक्य है ये हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित होकर लिए गए हैं, जैसे कि सत्यमेव, सत्य की ही विजय होती है। तो इस प्रकार के जो आदर्श वाक्य है हमारे भारतीय साहित्य के अंदर हमें जितने भी आदर्श और नैतिक मूल्य है वो सभी सिखाए गए हैं। खास करके धर्म, कर्म आदि और सत्य की बात की गई है हमारे भारतीय साहित्य के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है। तो प्राचीन ग्रंथ या फिर पौराणिक ग्रंथों से ये आदर्श वाक्य प्रेरित हुए हैं। विकल्प अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विधायिका राष्ट्रीय स्तर पर कितने भागों में विभाजित है। बच्चों हमने विधायिका की बात की थी। विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाती है। तो विधायिका राष्ट्रीय स्तर पर कितने भागों में बटी हुई है? विकल्प 1 है 1 सदन में, दूसरा है 2 सदन, तीसरा 3 सदन और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। सदन का क्या मतलब है बच्चों? एक ऐसी सभा जो कानून पर चर्चा करती है और कानून पारित करती है। तो विधायिका जो है बच्चों वो राष्ट्रीय स्तर पर कितने भागों में डिवाइडेड है? 2 भागों में। तो 2 सदन के अंदर विधायिका डिवाइडेड है और वो 2 सदन कौन कौन से हैं? वो है लोकसभा और राज्यसभा। इन 2 भागों के अंदर हमारी राष्ट्रीय स्तर की जो विधायिका है वो विभाजित है। तो ये था बच्चों आज का आखिरी प्रश्न और आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।